के शार्प अध्ययन पे होती है। कहने का मतलब यह है कि 3 मिनट 20 सेकंड में कुंडली बदल जाती है। यह है कृष्णमूर्ति जी की शोध। इसको उन्होंने और शार्प किया उप नक्षत्र के आधार पे, उप नक्षत्र स्वामी के आधार पे। तो ये गणना इतनी शार्प इसलिए की गई कि अगर कोई जुड़वा बच्चों का जन्म होता है तो जुड़वा बच्चों के जन्म पर दोनों बच्चों के अलग अलग भविष्य का निर्धारण किस प्रकार किया जा सकता है। दोनों बच्चे अगर इस 3 मिनट 4 मिनट 2 मिनट के डिफरेंस में पैदा होते हैं तो ऐसे बच्चों की कुंडली तो बिल्कुल बराबर ही बनती है। तो ऐसी स्थिति में भेद करना कैसे तय किया जाएगा कि जब हम देखते हैं कि एक बच्चा गोरा हो रहा है, एक बच्चा सांवला हो रहा है, एक बच्चा डॉक्टर बन रहा है, एक बच्चा नौकरी कर रहा है, एक की शादी हो रही है, दूसरे की शादी उसके 5 साल बाद हो रही है, ये परिस्थितियां बनती कैसे हैं। तो इस शार्पनेस को निकालने के लिए कृष्णमूर्ति पद्धति जो है और पद्धतियों के मुकाबले ज्यादा शार्प है, इसके जरिए हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कृष्णमूर्ति पद्धति के विवाह से संबंधित कुछ बातें आपके सामने में रखना चाहूंगा। अगर मेरी बात किसी को आहत करे तो मैं विनम्रता पूर्वक उनसे अनुरोध करूंगा कि मेरा उद्देश्य किसी की विद्या या ज्ञान को आहत करना नहीं है। मैं केवल अपने विचार रखने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, जब कभी भी हम किसी लड़के या लड़की की शादी की बात करते हैं तो हम पंडित जी के पास में जाते हैं और जाकर के उनकी कुंडली के मिलान की बात करते हैं। और पंडित जी बड़े प्रेम से 36 गुणों का मिलान करते हैं। और 36 गुणों में अगर 18 गुण मिल जाएं तो वो कहते हैं कि सामान्य है, हम शादी कर सकते हैं। 36 से ऊपर जाता है गुण, 20 पहुंच जाए, 22 पहुंच जाए, 24 पहुंच जाए, 26 पहुंच जाए तो वो अति उत्तम की श्रेणी में बढ़ते चले जाते हैं। 36 के 36 बढ़ना तो संभव भी नहीं है। कहते हैं राम सीता की मिली थी तो वो जीवन तो और कठिन था। शादी के तुरंत बाद वनवास लग गया, रावण ले गया। जब पति से वापस मिली, 2 संतान बाहर पैदा हुए, वापस मिली तो धरती में समा गई। तो ऐसे 36 गुण का मिलान किस काम का। तो अब मैं बात करता हूं कि जब हम कुंडली मिलाते हैं और बात होती है 18, 20, 22, 24, 26, 28 गुणों के मिलान की, और जब पंडित जी कहते हैं कि इतने गुण मिल रहे हैं और प्रेम पूर्वक शादी कर दीजिए, तो मैं कहता हूं उस जजमान से कि वो बचे हुए जो गुण नहीं मिले हैं उसके बारे में क्यों नहीं पूछता। कि जो गुण नहीं मिल रहे हैं उसके बारे में भी उसको जानकारी होनी चाहिए। और न केवल जानकारी होना चाहिए, पंडित जी का दायित्व बनता है कि वो भी उनको बताएं कितने गुण नहीं मिल रहे हैं और इन गुणों के न मिलने से क्या होगा। तो ये बात जो है बहुत वस्तुतः सही है, मेरे विचार हैं ऐसे कि शादी करना ना करना इसका फैसला करने का काम उस माता पिता का है, न कि पंडित जी ये बात कह दें कि आप शादी कर दीजिए, इतने गुण मिल रहे हैं। बिल्कुल मिलान नहीं हो रहा है, नाड़ी दोष हो रहा है, 8 पॉइंट जा रहा है उसमें, वहां 10 गुण नहीं मिले, 8 गुण अगर विकट मिलान के या नाड़ी दोष के निकल गए तो ऐसी स्थिति में वो शादी किस काम की रह गई। तो ऐसी स्थिति में मैंने जो शोध की कृष्णमूर्ति पद्धति के हिसाब से वो आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। किसी भी कुंडली को मिलाने से पहले जिस बात का विचार किया जाना चाहिए वो ये है कि जब हम किसी घर या जमीन को खरीदने के लिए जाते हैं, किसी एक सामान को भी खरीदने के लिए जाते हैं, तो उसके पूरे गुण दोष पे विचार किया जाता है। ये सामान मेरे कितने लायक है और कितना नहीं, और मैं जिसकी कीमत दे रहा हूं उस कीमत के लायक है कि नहीं। तो जब किसी लड़के को या लड़की को पसंद किया जाता है अपने परिवार में लाने के लिए, अपनी बेटी को देने के लिए, तो ऐसी स्थिति में मिलान से पहले उसकी व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण किया जाना सही हो सकता है कि नहीं। अगर मैं अपनी बेटी जिस लड़के को दे रहा हूं उस लड़के की व्यक्तिगत कुंडली कैसी है, यह महत्वपूर्ण बात है। मिलान तो मैं बाद में करूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 ऐसी बातें हैं जिन 5 बातों पे विचार करने के उपरांत ही यह तय करना चाहिए कि इस लड़के की कुंडली में अपनी बेटी से मिलाऊं कि नहीं। तो जो 5 बातें मैं महत्वपूर्ण समझता हूं, देखिए अगर मेरी बात में फिर से निवेदन कर रहा हूं, करबद्ध निवेदन कर रहा हूं, अगर किसी वैदिक एस्ट्रोलॉजर को मेरी बात अच्छी न लग रही हो तो मुझे अपना अनुज समझकर क्षमा करें।
लेकिन ये मेरे विचार हैं, मैं ये तरीका अपनाता हूँ और अभी तक मैं सफलता मिली है मुझे। और अगर मेरी बात आपको समझ में आती है, आपको लगता है कि मैं कहीं सही हूँ, तो मेरी बात को अपनाएं, या मेरी बात में कोई सुधार करके भी अपनाना चाहते हैं तो मेरा विनम्र आग्रह है कि उसको स्वीकार करें। तो देखिए, किसी भी कुंडली में, लड़के की कुंडली में जो सबसे पहले विचार किया जाना चाहिए वो ये कि इस लड़के की कुंडली में वैवाहिक जीवन का सुख अच्छा है कि नहीं। तो दूसरा, 7वां और 11वां भाव ज्यादा से ज्यादा ग्रह दिखाते हैं कि नहीं। उसके बाद कि पिता बनने का सुख, संतान का सुख इसके भाग्य में है कि नहीं। तो 2 5 11 का भाव उसकी कुंडली में ज्यादा से ज्यादा दिखता है कि नहीं। इसके बाद धन संपत्ति कमाने की कुंडली है कि नहीं। तो 2 6 11 का भाव उसकी कुंडली में अधिक से अधिक है कि नहीं। और 2 ऐसे भाव, 2 ऐसे निगेटिव विषय जो उसकी कुंडली में नहीं होने चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसकी कुंडली बहुत ज्यादा बीमार रहने वाली या कम आयु की तो नहीं है। और अंतिम में यह देखा जाना जरूरी है कि वो चरित्रहीन आदमी की कुंडली, द्वितीय विवाह करने वाले की कुंडली या तलाक लेने वाले की कुंडली तो नहीं है। अगर ये 5 बातें अगर उस कुंडली में दिखती हैं, तब तो मैं उसकी कुंडली का मिलान अपनी बेटी से करूं। और अगर ये सारी चीजें न हो और उसके बाद भी ये जाने बगैर मैं उस कुंडली का मिलान कर लेता हूं, तो ऐसी स्थिति में ये बात आगे जाकर के मेरे लिए दुखदायी साबित हो सकती है। मुझे बाद में यह पता लग सकता है कि आज कमाया, आज दिखा, आने वाले भविष्य में 5 7 8 12 दिख रहे हैं उसकी कुंडली में, और वो आदमी जो है अपनी पूरी संपत्ति और अपने धन का नुकसान कर लिया। मान लीजिए कि उसकी दशा शादी के तुरंत बाद शनि की शुरू हुई या गुरु की शुरू हुई या शुक्र की शुरू हुई, और ऐसा आदमी उसकी महादशा में 5 7 8 12 दिख रहे हो, तो वो आदमी चाहे व्यापार करे चाहे कुछ भी करे, उसके पास पैसा टिकेगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में उस कुंडली पे कितना विचार किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले ये विचार करने के बाद वो कुंडली किनारे कर देना चाहिए। उसके ये 5 बातें दिख रही हैं तो करें। जब आदमी छोटे से छोटा सामान खरीदने के लिए इतना विचार कर सकता है, तो अपनी बेटी देने से पहले या किसी को बहू बनाने से पहले इन बातों पे तो विचार कर सकता है। अब इसके बाद एक बात और कहना चाहूंगा। यहाँ बड़ा जो है एक विषय पे गंभीर चर्चा हुई, मंगल के ऊपर में, मंगल दोष के ऊपर में, मंगल शांति के ऊपर में, मांगलिक होने के ऊपर में। मैं कहता हूँ मांगलिक आदमी बड़ा तेज होता है। तो आज के इस काल में साधारण और चुपचाप रहने वाला सीधा बच्चा किसको चाहिए? तो मैं तो कहता हूं मंगल तेज होना ही चाहिए। अगर कुंडली में मंगल तेज नहीं होगा तो वो दूसरे की चाकरी करेगा, और अगर मंगल तेज होगा तो चाकर बनाएगा। यही मंगल है जो अकूट मात्रा में धन देता है और कर्मठ बनाता है, शक्ति प्रदान करता है। तो ऐसी स्थिति में मैं मानता हूं कि हर किसी को मांगलिक होना चाहिए, चाहे वो आंशिक ही क्यों ना हो। चलिए, धन्यवाद। मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगी हो तो, कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं अपनी बात इतनी ही कहूँगा। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं स्वयं ही रुक जाता हूँ। नहीं, मैं समर्थन करती हूँ भाई, क्योंकि मैं एक कुंडली स्वयं मिलाई हूँ, 11 कुंडली शादी कराई और वो बहुत समर्थक, क्योंकि ग्रहों को देख के कराई वहाँ आके, इसलिए आपका बहुत ज़्यादा समर्थन करती। जी धन्यवाद। वैसे मैं आपको बता दूँ कि मैंने अपनी बेटी की शादी एक ऐसे लड़के से की है जिसके 7 गुण मिल रहे थे सिर्फ, मैं भी 11 गुण में कराई, और वो 7 गुण मिलाने वाले प्रियाशरण त्रिपाठी जी हैं, जिन्होंने कहा था कि अजय 7 गुण मिल रहे हैं, तुम विचार कर लो। मेरी बेटी ने LLM किया और अभी PhD कर रही है। ईश्वर की दया से पढ़ने की जो क्षमता है वो मेरे जैसी ही आई उसके अंदर में, तो पढ़ी उसने बहुत ज़्यादा। और मैंने उसकी शादी जिससे की है वो अभी वर्तमान में मजिस्ट्रेट है और ईश्वर की दया से मेरे समधी डिस्ट्रिक्ट जज है। तो मैं ऐसी स्थिति में ऐसा लड़का दूसरा अपनी बेटी के लिए कहाँ से ढूंढ सकता था, जो रिश्ता चल के खुद से मेरे घर आया हो। मैंने व्यक्तिगत रूप से उसकी कुंडली का विश्लेषण किया है,
और पाया है कि उसका भविष्य बहुत अच्छा है, तो मैंने मिलान को किनारे कर दिया है। मुझे मिलान से कोई लेना देना नहीं था। जिस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण पंडित जी हैं, उन्होंने ही 7 गुण मिला के दिए थे मुझे। मिलान कितना हुआ था? 7 गुणों का। तो हो सकता है कि मेरी बातें वैदिक से थोड़ी अलग हो, लेकिन मैं जिस मेथड को फॉलो करता हूँ पूरी ईमानदारी से 100% उसी मेथड पर विश्वास करके मैंने किया, और ईश्वर की दया रही। मैं मानता हूँ कि मैंने जितने लोगों की कुंडलियाँ देखी होंगी, जितने लोगों की मदद की होगी, या जितने मुझसे मदद प्राप्त किए होंगे, ये उन सब लोगों का शुभाशीष है, ये उन लोगों की शुभकामनाएं हैं जो मेरे जैसे छोटे से वकील के आदमी के पास में इतने बड़े परिवार का रिश्ता आया और आज मेरी बेटी कैसे हो गया। जी कर्म प्रधान मैं बिल्कुल मानता हूँ, मैं तो यहाँ तक। हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद जी जी जी। वैसे भी मेरा मानना ये है कि आपके कर्म महत्वपूर्ण हैं। देखिए, जिसका एक छोटा सा उदाहरण मैं और सकता हूँ आपके सामने में। मेरे पास कुछ साल पहले एक लड़का आया, वो 11वीं क्लास में पढ़ रहा था, 11वीं की परीक्षा देके 12वीं में गया था। उसने मुझसे कहा कि मेरी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं है। तो मैंने उससे कहा था कि तुम्हारी कुंडली में सरकारी योग का है, नौकरी का, और आपको जो है पावर की पोस्ट मिलेगी। और वो आदमी 12वीं की परीक्षा देने के बाद जो है उसको नौकरी लगी, और वो थोड़े समय के बाद पुनः मेरे से आकर के मिला और मुझे धन्यवाद बोला कि मेरी नौकरी लग गई। मैंने कहा क्या नौकरी कर रहे हो? तो बोले मैं कांस्टेबल बन गया हूँ। मैंने कहा बेवकूफ़ हो तुम। मैंने कहा था कि तुम्हारी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है तो तुम ग्रेजुएशन करके पीएससी दे देते या सब इंस्पेक्टर की परीक्षा दे देते, जब योग तो बना हुआ था, नौकरी तो मिलनी थी। तो कर्म की प्रधानता को मैं मानता हूँ कि उस आदमी को सब्र नहीं लगा, वो 12वीं पास करने के बाद उसको कांस्टेबल बन जाना जो है उचित लगा, तो जाके कांस्टेबल बन गया। अगर वो थोड़ा सा सब्र करता, थोड़ी और मेहनत करता, कर्म करता ईमानदारी से, तो वो ज़्यादा पा सकता था। मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि हम कुंडली के विश्लेषण से केवल ये बता सकते हैं कि आप ज़मीन खरीद सकते हो, आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, आपको धन संपदा मिल सकती है, लेकिन कितनी मिलेगी इसकी जो मात्रा, कब मिलेगी भी कुंडली देख के बताई जा सकती है, लेकिन कितनी मिलेगी ये आपकी स्किल और पोटेंशियल पर डिपेंड करता है कि आपने अपनी स्किल और पोटेंशियल कितनी डेवलप की है, कितनी क्षमता अपने अंदर में आपने पैदा की है, उसी आधार पर मिलेगी। 2 लाख रुपए का नुकसान मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है, त्रिपाठी जी के लिए थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन धीरू भाई अंबानी के बेटों के लिए 2 लाख रुपए का नुकसान सुनना पसंद नहीं करेंगे। रकम वही है, लेकिन आदमी की हर किसी की स्किल पोटेंशियल अलग अलग है। धन्यवाद।